गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं किरण सिंह, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स डाइट मथुरा से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन, जो कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट के यूनिट 13 से है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ग समीकरण होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में हो, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहाँ के एक पूर्ण संख्या है और x जो है वो है चर और ए बी सी अचर है, तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं उसको हम कहते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में जो x होता है, जो चर होगा, जरूरी नहीं x ही हो, x की जगह ए बी सी वाई जेड पी क्यू कुछ भी हो सकता है, वो बस चर होना चाहिए, वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। अगर हम वर्ग समीकरण के कुछ एग्जांपल देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ये जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग समीकरण है। 4x स्क्वायर इक्वल टू 25, इस तरह के इक्वेशन को भी हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो दो इक्वेशन है वो वर्ग स्क्वायर यानी कि स्क्वायर इक्वेशन जो है, वर्ग समीकरण जो है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम स्क्वायर, तो हम कोई भी इक्वेशन को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ जो इक्वेशन देख रहे हैं वो है 4x स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको हम अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/4। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन 4x स्क्वायर इक्वल टू 25 भी एक वर्ग समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो यह भी एक वर्ग समीकरण का उदाहरण हो गया। अनेका जो एग्जांपल है वो है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यह वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, बट यहाँ c की जगह है -7, तो ए बी सी जो है वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो इसको भी हम वर्ग समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जो वर्ग समीकरण का पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के है, तो इस तरह के फॉर्म में जब वर्ग समीकरण होता है तो अगर इसको हल करने की बात की जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि के का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड का अगर हम अंडर रूट लें तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस अंडर रूट के और एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट के, दोनों ही जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू आएगी। सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, ये एक वर्ग समीकरण है और इसको हल करने के लिए कहा जाए, तो इसको हल करने का तात्पर्य हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक्स की वैल्यू है निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, इसको हम देख एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -49 जो है वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा प्लस 49 में। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 49 को हम 49 लिख सकते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में। यहाँ से हम दोनों साइड का अंडर रूट कर दें इसका, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7, क्योंकि +7 और -7 अंडर रूट है, इसलिए दोनों वैल्यू माननी होगी +-7, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/5 माइनस 5/x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि x/5 और -5/x इक्वल टू 0 दिया है,
ये जो नंबर है 5/x, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 0 + 5/x, और x by this implies x/5 इक्वल टू 0 में जब 5/x को ऐड करेंगे तो 5/x ही मिलेगा। अब चूंकि दोनों साइड हमारा x/5 इक्वल टू 5/x है और हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x² इक्वल टू 5 × 5, ये हो जाएगा हमारा 25, और ये फॉर्म हो गया हमारा x² इक्वल टू k का। तो यहाँ जब हम x की वैल्यू चूंकि निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा √25, और √25 की वैल्यू होती है +-5। प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर +5 को भी अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और -5 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी हमें 25 ही मिलेगा। समीकरण x² टू k पर अगर हमें आधारित साधारण वार्तिक प्रश्न, वार्तिक मतलब होता है कि अगर सेंटेंस में कोई चीज क्वेश्चन दिया हुआ उसको जब सॉल्व करना, तो उसके लिए हम देखते हैं कि डेली लाइफ के हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है किसी भी अननोन राशि को हम वर्णमाला के किसी भी अक्षर जैसे x, y, z, p आदि से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें किसी के बारे में बात किया जाएगा पर वो पता नहीं होता कि वो कौन सा नंबर है, तो उसको हम x, y, z, p, q, r कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि भाषा में दिए हुए कथन को समीकरण में बदलिए। इसका तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन में एक लैंग्वेज दी हुई होती है और उस लैंग्वेज के हिसाब से कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, तो उन शर्तों के हिसाब से हमको उसको एक समीकरण बनाना होता है। और थर्ड स्टेप होता है कि जो हमारा समीकरण बनेगा उसको फिर हम हल करेंगे, और हल करने के बाद जो मेन हमारी प्रॉब्लम है उसमें जो वैल्यू हमारी आई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको फिर चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में 2 संबंधित 3 का अनुपात है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न जो हुए सेंटेंस में है तो ये वार्तिक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में 2 संबंधित 3 का अनुपात है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी लंबाई है, मान लीजिए कि लंबाई है हमारी x 2x 2x, क्योंकि यूनिट मीटर में है यहाँ पे तो हम यहाँ लिख देंगे मीटर। चौड़ाई हो गई 3x मीटर। अब बाग कैसा है, आयताकार है, ठीक है, और बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ यानी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ चूंकि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और तो आयत के क्षेत्रफल की जगह हम 600 लिख देंगे, और लंबाई जो है हमारा ये है 2x हमने माना है, और इंटू चौड़ाई है 3x। तो 600 इक्वल टू 2x इंटू 3x हो जाएगा 6x², और यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 600/6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। दिस इंप्लाइज x² इक्वल टू 100, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √100, और x की वैल्यू √100 जब हम करेंगे तो x इक्वल टू होगा +-10। क्योंकि ये हमारा जो है लंबाई या चौड़ाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो हम -10 न लेके +10 लेंगे, और फिर हमारी लंबाई जो होगी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी, लेंथ हमने माना था 2x मीटर, और ब्रेथ जो है चौड़ाई मानी थी 3x मीटर।
तो हम लेंथ को लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 × 10 = 20 मीटर, और चौड़ाई जो हमारी थी वो थी 3x मीटर, तो ये हम 3x मीटर, और x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 3 × 10 तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर। क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने स्टार्टिंग में स्टेप्स बता दिए थे कि जो चीज पता नहीं होती उसको x y z p q r कुछ भी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कि किसी संख्या के वर्ग का, तो मान लीजिए कि संख्या है, माना संख्या इक्वल टू x, x की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, y z p q r कुछ भी, तो हमने मान लिया है संख्या x है। अब कंडीशन क्या कह रही है कि संख्या के वर्ग का, यानी x के वर्ग का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना अगर हम कर दें तो वो हमें मिलता है 192। तो ये हमारा इक्वेशन मिलता है, ठीक है। अब इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² = 192। दिस इंप्लाइज x² हो जाएगा 192/3। दिस इंप्लाइज x² 192 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, यानी x² 64 मिलेगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो x हो जाएगा √64, और √64 की जो वैल्यू होती है वो होती है x ±a। तो हमारी जो संख्या है वो ±a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रीमर चालक नदी के बहाव तथा उसके प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। यदि स्ट्रीमर की स्थिर जल में जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि सबसे पहले जो नदी की चाल होती है वो मान लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि नदी की चाल हमारी है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ये है नदी की चाल यानी स्पीड। अब स्टीमर के अगर स्थिर जल में चाल हम देखें तो ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। नदी के बहाव की अगर प्रतिकूल दिशा में हम देखेंगे स्टीमर की चाल, तो प्रतिकूल दिशा का मतलब होता है कि जस्ट उसके अपोजिट, यानी कि माइनस कर देंगे। प्रतिकूल दिशा यानी उसके विपरीत, उल्टा। तो प्रतिकूल दिशा में अगर हम नदी के बहाव की प्रतिकूल दिशा में स्टीमर की चाल निकालेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा 25 - x किलोमीटर पर आवर। और नदी के बहाव की दिशा में यानी कि अनुकूल दिशा अगर हम स्टीमर की चाल तो ये हो जाएगा हमारा 25 + x। अनुकूल दिशा में स्टीमर की चाल जो होगी वो होगी 25, यानी कि जो स्टीमर की जो स्थिर जल में चाल तो रहेगी वो तो रहेगा, प्लस नदी की चाल को ऐड कर देंगे तो 25 + x किलोमीटर पर आवर। अब हम क्योंकि दोनों की चाल प्रतिकूल दिशा में भी और अनुकूल दिशा में भी स्टीमर की चाल निकाल ली है, तो इसलिए जो बहाव की प्रतिकूल दिशा होगी उसमें 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय हम निकाल लेते हैं। तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय होगा हमारा वो होगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चूंकि 10 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा 10/25 - x, और ये हो गया आवर। इसके साथ ही बहाव की दिशा में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो ये भी हो जाएगा हमारा 10/25 + x, ये हो जाएगा आवर, यानी कि घंटा। अब चूंकि टोटल टाइम जो है बोल रहा है 50 मिनट पूछ रहा है, 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ये हमारा एक टाइम रहा, दूसरी ये हमारा दूसरा समय लगा है, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 50 मिनट्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 50 मिनट्स को हम आवर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर है और यहाँ पे आवर है। तो 50 मिनट्स को जब आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मिनट्स
इक्वल टू 60 से डिवाइड कर देंगे, 50/60 ये हो जाएगा घंटे, क्योंकि इसको हम घंटे में चेंज कर रहे हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/6। अब हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है 10/25 - x प्लस 10/25 प्लस x, और दोनों को जोड़ने से हमें जो टाइम मिल रहा है वो है 5/6। दोनों साइड यहाँ हम देख लेंगे कि अंश में न्यूमरेटर में 10 10 5 है, तो अगर हम दोनों साइड इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर दें, तो जो हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 2/5 - x प्लस 2/25 प्लस x इक्वल टू 1/6 हो जाएगा 1/6। अब यहाँ से हम देखते हैं कि आगे का जो स्टेप होगा हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 25 - x दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 25 प्लस x, और 25 - x से 25 - x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 × 25 प्लस x प्लस 25 प्लस x से 25 प्लस x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 × 25 माइनस x और इक्वल टू 1/6। अब हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट को ऊपर जो नोमिनेटर में ब्रैकेट है इसको हम ब्रेक करते हैं, तो 2 × 25 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 50, और 2 × प्लस 2x प्लस 50 माइनस 2x, और अपॉन में हो जाएगा 25 माइनस x है, 25 प्लस x है, तो फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b का होता है a² माइनस b²। यहाँ a की जगह 25 है और b की जगह x है, तो हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर तो 1/6। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, और 50 प्लस 50 हो गया हमारा 100। 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 माइनस x² इक्वल टू 1/6। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि इस तरह, तो ये हो जाएगा 625 माइनस x² इक्वल टू 6 × 100 हो जाएगा 600। दिस इंप्लाइज माइनस x² इक्वल टू 600, और ये प्लस 625 इधर जाएगा तो माइनस 625 मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज माइनस x² इक्वल टू -25। क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x² इक्वल टू हमें मिला 25, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस -5। क्योंकि -5 जो है वो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में बहाव की दिशा की बात की जाए या फिर और किसी सेंस में, तो नेगेटिव नंबर कई जगह नहीं लिए जाते हैं, लेंथ या ब्रेथ की बात करते हैं। तो हम जो नेगेटिव -5 है उसको हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव +5 लेंगे, तो x इक्वल टू हमें मिला x इक्वल टू 5। और हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था नदी की चाल, और नदी की चाल हमने माना था x km/h, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 km/h। ये है फाइनल हमारा आंसर। जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है वर्ग समीकरण का ax² + bx + c = 0, इसको गुणनखंड विधि से हल करने का आपका सिलेबस में है। तो हम इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। 4x² - 20x + 25 = 0, इसको हमको गुणनखंड x² - 20x + 25 = 0। इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं क्या कि जो फर्स्ट नंबर होता है और जो थर्ड नंबर पे होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 का जब 4 में x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25 × 4 यानी कि 100x²। अब इस 100x² को आप किसी ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसको प्लस करने या माइनस करने पे हमें -20x मिले। तो हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा 4x² और -10x।
-10x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -10x और -10x मिलेगा -20x, और -10x और -10x का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100x² प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि स्टार्टिंग के दो और ये लास्ट के दो, इन दोनों में हम जो नंबर्स कॉमन मिलते हैं ले लेते हैं। तो फर्स्ट के जो दो पेयर हैं उनमें से 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 2x - 5, और यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2x - 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2x - 5 कॉमन ले लेते हैं, और सेकेंड हो गया 2x - 5 इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए ये भी दोनों सेम है तो हम एक ले लेते हैं नंबर 2x - 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 2x प्लस 2x² प्लस ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज 2x² प्लस 4 को हम 9/1 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा 9x। अब इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a जो होगा हमारा ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x² और प्लस 4 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x², और 8x² को हम दो ऐसे किसी नंबर में ब्रेक करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर -9x मिलेगा। तो ये हमारा होगा 2x², तो ऐसे ही लिखेंगे -8x, और अगर हम -x लिखें तो ये +4 इक्वल टू 0, यानी कि हमने -9x को दो नंबर में ब्रेक कर दिया, -8x और -x। अब इन दोनों नंबर्स में से हम यहाँ करेंगे कि 2x² -8x और -x + 4 में हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x x - 4, और इसमें से -1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा 2x - 1 इंटू x - 4 इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो ये होगा हमारा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, और इस इक्वेशन को जब हम लेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 4। तो ये हमारा x का वैल्यू 2 आई, x इक्वल टू 1/2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि सबसे पहले चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 2x + 1 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई है, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं। 2x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² x, और फिर +1 का जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x + 3 इक्वल टू 0। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x² + 7x + 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 2 = 12x² हो गया, और इस 12x² को किसी ऐसे दो नंबर में हम ब्रेक करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 7x मिले। तो अगर 3x और 4x में हम ब्रेक कर दें तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें 7x मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर 12x² मिलेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया 2x² + 4x + 3x + 6 इक्वल टू 0। ये दो स्टेप हो गया हमारा। अब दो दो का हम पेयर बना लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, x + 2 यहाँ बचा, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचा x + 2 इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा x प्लस 2 अनदर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को लेके चलें x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -2। और दूसरे इक्वेशन को अगर हम लेके चलें 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3/2। तो इस तरह हमें x की दो वैल्यू मिली। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस a प्लस 90 इक्वल टू 0। इसे हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो इस तरह को क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस a माइनस 90 इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर और -90 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 a स्क्वायर मिला। -90 a स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर में, दो नंबर में ब्रेक करना है कि उनको आपस में प्लस या माइनस करने पे हमें प्लस a मिले। तो अगर हम 10a और -9a ले लें तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर -90 a स्क्वायर मिलेगा, और जब सॉल्व करेंगे तो हमें तो मिलेगा प्लस a। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 9a माइनस 90 इक्वल टू 0। और अब दो दो का पेयर हम बना लेंगे और दोनों में से कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर प्लस 10a में से हम a कॉमन ले सकते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर होगा a प्लस 10, और यहाँ से हम -9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 10, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा a प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a माइनस 9 इक्वल टू 0। अब अगर हम a प्लस 10 को देखें इक्वल टू 0 लें तो हमारा a की वैल्यू होगी -10, और a माइनस 9 इक्वल टू 0 लें तो हमारी a की वैल्यू होगी 9। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर हुआ a इक्वल टू -10 और a इक्वल टू 9। लास्ट क्वेश्चन है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x। इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x-2 का भी इंटू x-1। यहाँ से x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू x-1 बचा, और यहाँ बचेगा +2, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, बचा +2 इंटू x-2 इक्वल टू 6/x। दिस इंप्लाइज x-1 प्लस 2, ये ब्रैकेट हम ब्रेक करते हैं, 2x माइनस 4 अपॉन x-2 इंटू x-1 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा x² माइनस x, और यहाँ हो जाएगा -2x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। दिस इंप्लाइज x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और -1 और -4 हो जाएगा -5। यहाँ हो गया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा नंबर 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। x² वाले टर्म एक जगह रख लेते हैं, तो ये हम 3x² माइनस 5x, और इधर इज इक्वल टू के साइड जितने भी नंबर है सबको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, -6x² प्लस 18x, साइन चेंज हो जाएंगे, -12 इज इक्वल टू 0। अब 3x² और -6x² इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3x², और -5x और प्लस 18x को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा +13x², और यहाँ हो गया -12। अब सेम क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है, तो हम -3x² इंटू -12 करेंगे, ये हो जाएगा हमें 12 चीजा 36x²। अब इस 36x² को किसी ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पे हमें 13 मिले, तो नंबर हो गया 9
x और 4x। जब इसको ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² मिलेगा। दिस इंप्लाइज ये हो गया हमारा -3x² और 13x की जगह हम लिखेंगे +9x और +4x -12 इक्वल टू 0। ये दो का हमारा पेयर बन गया। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हमारा होगा 3x, यहाँ बचा -3 -x और यहाँ बचेगा 3, क्योंकि प्लस साइन है तो यहाँ हमारा होगा -x और एक काम करते हैं, हम यहाँ माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो -3x जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ हम कॉमन लेंगे +4 तो ये हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो दो गुणनखंड इसके मिले वो है x -3 और -3x + 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगर हम x -3 को लेकर चलेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3 और -3x इक्वल टू 0 को लेकर चलेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 4/3। ये हमारे दो आंसर आ गए, x की वैल्यू मिल गई। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।